थ्रू हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं ये, तो ठीक है आप देख लो इनके। पहला क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने के लिए रुधिर का थक्का जमने के लिए इनमें से किसका होना आवश्यक है। रुधिर का थक्का कब जमेगा भाई, रुधिर का थक्का कब जमेगा, कब जमेगा? विटामिन के और कैल्शियम दोनों जब रहेंगे तभी रुधिर का थक्का जमता है। तो इन दोनों के लिए ये भी जरूरी है, रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन के और कैल्शियम होना जरूरी है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने क्लास 12th के लिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन वही मैंने इसमें लिए हैं जो ग्रेजुएशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बड़े ध्यान से देख लेना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, तो इसलिए आप इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन है रुधिर किसका बना होता है, ये तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अच्छा, हर ब्लू टिक पे मत जाना, सारे ब्लू टिक पे मत जाना, क्योंकि ये मैंने बहुत सालों पहले ये टिक लगाए थे मेरे बुक पे, तो अभी ये कितने सही हैं कितने गलत हैं मैंने ध्यान नहीं दिया है अभी, तो देख लेते हैं एक बार। रुधिर बना होता है, रुधिर किसका बना होता है प्लाज्मा का और रुधिराणुओं का बना होता है, तो ये भी वाला ठीक सही है। अभी चलो आगे देखते हैं। कशेरुकियों में रुधिर में O2 का वाहक या शोषण रंगा, मतलब शोषण रंगा का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी जो होते हैं, उनमें रुधिर में O2 का वाहक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो चलो अभी तीसरा वाला भी सही है, ठीक। प्रोथ्रोम्बिन किस में पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन किस में पाया जाता है और क्या करता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है ऑप्शन नंबर 3 रुधिर में और रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है। बिल्कुल, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, रुधिर का थक्का जमने में मदद करता है। अगर आपने पिछले वाले सारे पार्ट उसको पढ़ लिया है, 3-4 पेज तो थे ही, अगर आपने वो 3-4 पेज पढ़ लिए हैं ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, तो केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है भाई, वे सभी जो मनुष्य हैं, मतलब कि जितने कशेरुकी हैं, जो ऐसे बात करें नहीं, जितने मैमल्स हैं, मैमल्स, उसमें क्या होता है, ये लाल रुधिराणु क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है। सब में लगभग केंद्रक विहीन ही है, सबसे ज्यादा किसमें है यह देखो। और किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो जो वो मेढक, वो क्या होता है, सॉरी मेढक नहीं, जो कैमल होता है ना, ऊंट में जो लाल रुधिराणु होते हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो एक याद रखना इस चीज को कि लाल रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है कैमल में, बाकी जितने भी मैमल्स हैं उन मैमल्स में लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैमल्स उसमें एक ही ऑप्शन है, मनुष्य। अगला, वयस्क व्यक्ति के शरीर में प्रति 100 मिली ml रुधिर में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो देखो हीमोग्लोबिन जब मापा जाता है तो कहा जाता है ना 14 से 16 होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना, 14 से 16 होना चाहिए। तो ये जो 14-16 कहा जाता है ना, तो उसी का होता है 15, ठीक। और 12 ग्राम अगर हो गया तो बहुत कम होता है, तो उसको आप कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कितना है। अक्सर लोग पूछते हैं हीमोग्लोबिन कितना है, डॉक्टर पूछेगा या फिर कोई भी, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो। तो ये हीमोग्लोबिन अगर 14 से कम होता है, 14 से 16 के बीच में तो नॉर्मल है, और अगर 14 से जब कम होने लगता है तो वह क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी 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 जी, ठीक, सॉरी। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा रुधिर का प्रतिजामक, मतलब एंटीकोगुलेंट, प्रतिजामक का मतलब होता है जो जमने न दे, ठीक है। एंटीकोगुलेंट मतलब जो जमने न दे। तो इनमें से कौन सा रुधिर का प्रतिजामक है जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर जमता नहीं है, तो देखो हिपैरिन के बारे में हमने पढ़ा था ना, या किस में पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर हिपैरिन है जो ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय पेशियां होती हैं, तो हृदय पेशियां ये तो हमने पढ़ा नहीं अभी, ये अगला टॉपिक अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका आंसर आप देख लो,
कि जो हृदय पेशियां हैं वे क्या होती हैं, खुद से काम करती हैं ना, अनैच्छिक होती हैं, जाहिर सी बात है अनैच्छिक होती हैं और अरेखित होती हैं। तो अरेखित अनैच्छिक ये दोनों होगा, और स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित भी होती हैं। तो ये तीनों ही सही है इसके, स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित भी होती हैं जो हृदय की पेशियां होती हैं। कभी कभी धड़कन बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी किसी ऐसी चीज को देख लो तो खुद ही मतलब कुछ ऐसा डरावना देख लो तो खुद ही हार्ट बीट अपना करामात दिखा देती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में हीमोग्लोबिन रंगा कहाँ होती है? तो यह कहाँ होती है? लाल रुधिराणुओं में। अगला क्वेश्चन, ऊंट के लाल रुधिराणु होते हैं, ये कैसे होते हैं? देखो मैंने कहा था ना इन ब्लू टिक से मत जाना, ये बड़े गलत होंगे। तो जो ऊंट के होते हैं उसमें क्या होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, इसका केंद्रक युक्त होते हैं, गोल, द्विउत्तल और केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग कितने मिनट में सामान्यतः घाव पर रुधिर का थक्का जम जाता है? कितने मिनट में? मोस्टली देखो ना, तो अगर आप जैसे कि हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो वह 40 सेकंड में जम गया था। मतलब बीएससी में जब हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना इसका, तो वह मोस्टली जम जाता है 40 सेकंड में। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2 से 8 मिनट, जो अगर आपने कहीं रुधिर रखा हुआ है, जैसे कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में रुधिर रखा तो वह 8 मिनट तक लग जाता है उसको पूरा रुधिर जमने में। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने शायद ऐसा दिया हुआ है 2 से 8, तो सबसे कम वाला ही होगा। अगला देखो, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन किसके प्रभाव से बनती है? तो हमने क्या कहा था, जब थ्राम्बीन बनती है एंड प्रोथ्राम्बिन से थ्राम्बीन, थ्राम्बीन से फाइब्रिनोजेन क्या होता है, फाइब्रिन में चेंज। तो इसमें तो ऑप्शन सी होगा, ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिराणुओं का केंद्रक कैसा होता है? श्वेत रुधिराणु जो होते हैं ना, मतलब व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स, उनका केंद्रक कैसा होता है? तो अजीबो कलर का होता है, अजीबो मतलब अजीब तरीके का होता है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। जो मोस्टली होते हैं ना वह वृक्काकार होते हैं, मतलब किडनी का शेप होता है, यूं 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 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुछ कशेरुकी जंतुओं में रुधिर रंगहीन या हल्का नीला सा होता है। सामान्यतः इस रुधिर में हीमोसाइनिन रंगा होती है, और इस रंग में खनिज कौन सा होता है? देखो कुछ अकशेरुकी जंतु जो होते हैं जिनमें की जो ब्लड उनका होता है वह रंगहीन होता है या हल्का सा नीला होता है। तो यह किसकी वजह से होता है? यह तांबे की वजह से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, रुधिर किसका संचरण करता है? तो रुधिर किसका संचरण करेगा? रुधिर भाई गैस का भी करता है, पोषक पदार्थों का भी करता है, और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है उनका भी करता है। तो तीनों ही चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर होता है एक प्रकार का, रुधिर एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन 4 होगा। अगला देखते हैं, रुधिर किसका संचरण करता है? तो वही है, रुधिर किसका संचरण करता है, ये तो कर चुके हैं ना, रुधिर गैसों का, पोषक पदार्थों का और अवजात पदार्थों का। अगला, रुधिर होता है क्या होता है? तरल संयोजिक उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लसिका रुधिर से किस लक्षण में भिन्न है? तो लसिका में कहाँ आरबीसीज होती हैं? बस सीधी सी बात है, कभी भी आए तो ये लाल रुधिर नहीं होते हैं उसमें ना। किसके कारण रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है? तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। मानव के लाल रुधिराणु कैसे होते हैं? उभयावतल होते हैं, जैसे मतलब 2 बार उत्तल हो, ऐसे बोलो ना, अंदर भी और बाहर, तो दोनों तरफ से उत्तल है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये उभयावतल होते हैं। और क्या होते हैं? तस्तरी नुमा भी होते हैं और केंद्रक विहीन भी। तो ये ऑप्शन सही है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रुधिर और कोशिका, इन दोनों के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसकी वजह से होता है? रुधिर है और कोशिका है। तो जो भी चीजें अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी वह किसकी वजह से? उत्तक द्रव्य। देखो प्लाज्मा की वजह से होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात बताओ, यह पूरा जो ब्लड है, ब्लड को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं ना। तो यह टिश्यू है, उत्तक है, और प्लाज्मा क्या है? इसका उत्तक द्रव्य है। और जब प्लाज्मा से कोई चीज दूसरे में जाती है तो किसकी वजह से? उत्तक द्रव्य की वजह से। मतलब प्लाज्मा सही है, लेकिन जब ऐसा उत्तक द्रव्य ऑप्शन में दिया हो तो वह फिर उत्तक द्रव्य ही होगा। ठीक, क्योंकि ब्लड कोशिका नहीं है। अगर हम आरबीसी को बोले तो वह कोशिका है, डब्ल्यूसीबीसी
कोशिका है, प्लेटलेट्स कोशिका है, लेकिन अभी सब एक साथ हों और रुधिर कहलाएं तो फिर वह क्या होता है, उत्तक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुधिर और उत्तक द्रव्य के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रुधिर है और उत्तक द्रव्य, इनके बीच में रासायनिक आदान प्रदान किसकी वजह से होता है? बहुत पतली पतली केशिकाएं होती हैं, जैसे कि जो ब्लड है ना वो पतली पतली केशिकाओं से, कोशिका नहीं केशिकाओं से होता हुआ जाता है। अब इसके बीच में जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को ये क्या करता है, ब्लड अपना जो कुछ इनको चाहिए उनको देता हुआ चला जाता है। ये पोस्टमैन की तरह काम करता है ब्लड। ठीक है, जिनको जो चाहिए उनको देता हुआ चला जाता है। अगला, श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं? तो भाई इसमें होता है केंद्रक, और जब केंद्रक पाया जाएगा तो वह किसके द्वारा विभाजित होंगे? सूत्री विभाजन होगा, जाहिर सी बात है माइटोसिस होगी। अब मियोसिस तो हो नहीं सकती ना, मियोसिस तो जनन अंगों में ही होती है। अगला देखो, मानव के लाल रुधिराणुओं में क्या नहीं होता? तो केंद्रक नहीं होता है। अगला, हृदय पेशियां सिकुड़ती हैं, या हृदय की बात करती है, देखो इसलिए कहते हैं ना बुक से लिए हैं तो इधर उधर होता रहेगा। हृदय पेशियां सिकुड़ती हैं बिना थके जल्दी जल्दी, कभी नहीं थकती हैं, ये तो हमारी मौत के समय ही बस थकती हैं और कभी नहीं थकती। घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित होते हैं? तो देखो घाव जहाँ होता है, मतलब जहाँ चोट लगती है ना, वहां पर श्वेत रुधिराणु कैसे एकत्रित होते चले जाते हैं, वे कणिका पारण विधि कहलाती है। या जैसे कि जो भी अलग अलग है ना, तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वे ग्रेन्युलोसाइट्स आती हैं और फिर जो भक्षण करने के लिए आती है एक ग्रेन्युलोसाइट, तो यही हो जाता है कणिका पारण विधि द्वारा ये क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? तो सबसे अधिक कौन होगा? जो खाने वाला होगा, खाता जाएगा बढ़ता जाएगा, खाता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो खाते जाएगा और बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा होगा, और उसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल्स, यही तो खाते हैं सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, लसिका में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है, फाइब्रिनोजेन होता है और लिम्फोसाइट्स होते हैं, तीनों ही पाए जाते हैं इसमें लसिका में। तो यह लिम्फ में देखो भाई, लिम्फ है तो लिम्फोसाइट्स पाए ही जाएंगे, प्लाज्मा होता ही है, प्लाज्मा के बिना कोई भी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक कैसे हो सकता है, तो प्लाज्मा भी होगा, और फाइब्रिनोजेन भी होता है। ठीक है, तो 90 का आंसर क्या हो गया पहला, प्लाज्मा, फाइब्रिनोजेन और लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, रुधिर जामन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है। अच्छा, बिना कैल्शियम के तो कुछ हो नहीं सकता, ये भी याद रखना, कैल्शियम इनकी हेल्प करता है। कैल्शियम के साथ में ही जब कैल्शियम रहता है तो उसी की उपस्थिति में यह रुधिर जमता है, इसीलिए कैल्शियम की चीजें हमेशा खाते रहनी चाहिए। रुधिर उत्पादक उत्तक कौन सा है? तो अस्थिमज्जा है, अस्थिमज्जा में ही तो रुधिर बनता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, क्यों होते हैं? तो देखो मनुष्य के लाल रुधिराणु में केंद्रक शुरू में तो होता है, जब बच्चे बनते हैं, विकास के दौरान जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है खत्म हो जाता है। और यही नहीं, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सब के सब खत्म हो जाते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन, रुधिर प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? तो प्लेटलेट्स क्या होती है? जमने के लिए, जो कोआगुलेशन है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें जरूरत होती है ना रुधिर प्लेटलेट्स की। अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? तो देखो WBC का एक ही काम ही होता है, हमारी रक्षा करना। ठीक है, किससे रक्षा करना? रोगाणुओं से। मानव के शरीर का pH क्या होता है? तो pH क्षारीय होता है, और क्षार का pH क्या होता है? 7 से अपर होता है, तो 7 से ज्यादा इसमें क्या है? 7.2, और हल्का क्षारीय होता है, बहुत क्षारीय नहीं होता है कि 10 और 14 होगा। ठीक है, तो 7.4 होता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन को रुधिर में कौन मुक्त करता है? तो देखो रुधिर का थक्का जमने में सहायक होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन इसको लाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स ही तो लाती हैं ना इसको, और यहाँ पे ऐसे हिपेरिन को खत्म करना और इसको सक्रिय करना, ये सब काम यही होता है। मनुष्य के लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, जरूरत ही नहीं होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो, रुधिर प्लेटलेट्स नहीं, ये कहना गलत होगा कि जरूरत ही नहीं। तो मनुष्य के लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, क्यों होते हैं?
क्योंकि केंद्रक विकास के दौरान समाप्त हो जाते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? रुधिर जामन के लिए। श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। मानव के शरीर का पीएच क्या होता है? 7.4। ये तो हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है रुधिर प्लेटलेट्स। अच्छा, हृदय की धड़कन का नियंत्रण विशिष्ट प्रकार के हृदय पेशी करते हैं, जिनको क्या कहते हैं? नोडल तंतु कहते हैं। हाँ, स्तनियों के लाल रुधिराणुओं की उभयावतल आकृति से क्या लाभ है? देखो, तल क्षेत्र बढ़ जाता है। उभयावतल आकृति से यही लाभ होता है कि तल क्षेत्र बढ़ जाता है। जब तल क्षेत्र बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा आ पाएगी, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन अच्छे से बाइंड हो पाएगा। इसीलिए ऐसा होता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे, मतलब एक तस्तरी, मतलब एक समझो कि बॉल रखनी हो और एक तस्तरी रखनी हो, प्लेट रखनी हो, तो प्लेट आसानी से कहीं भी रख सकते हैं ना। तो बॉल की तुलना में बॉल ज्यादा जगह लेगा, जबकि प्लेट एक समतल में जगह लेगी। तो इसीलिए तल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसका ज्यादा होता है और इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा आ सकता है। रुधिर का थक्का किसकी सहायता से जमता है? तो रुधिर का थक्का जमने में प्रोथ्रॉम्बिन हेल्प करता है, कैल्शियम करता है और फाइब्रिनोजेन, तीनों ही करते हैं। तो ये सब होंगे। लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें लाल रुधिराणु तो होते ही नहीं हैं, तो केवल श्वेत रुधिराणु ही होते हैं। अगला इसका ऑप्शन डब्ल्यू, श्वेत रुधिराणु दोनों होते हैं। इसका देखो ऑप्शन वही होगा। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, एक सेकंड, कहाँ गया, इसमें क्या होता है कि सिर्फ वही होते ही हैं, मतलब WBCs हैं और फाइब्रिनोजेन है, तो इस वजह से या WBC जिसमें RBC होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, रुधिर जामन के लिए आवश्यक कैटायंस कौन सा होता है? तो कैल्शियम के आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, लाल रुधिराणु अस्थि मज्जा में जब बनते हैं तो उनको बनाने की क्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। ये सही है, इनके बनने की प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। और यहाँ पर एक वर्ड और दिया है, एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है? प्रक्रिया। और हिमेटोक्रिट किसे कहते हैं? ये जो लाल रुधिराणु सब हैं उनको कहते हैं हिमेटोक्रिट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लिम्फाइड का अंग नहीं है? तो देखो, थाइमस, स्प्लीन और टॉन्सिल, इन तीनों ही जगह पे लिम्फ बनते हैं, लेकिन यकृत में नहीं बनते। ठीक। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी भ्रूण में लाल रुधिराणुओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखो, कशेरुकी जो भ्रूण होता है उसमें लाल रुधिराणुओं का जो उत्पादन है वह कहाँ पे होता है? वह होता है उसमें मीजो क्या है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म में। ठीक है, और मीजोडर्म में होता है। यहाँ पर मीजोडर्म दिया नहीं है और अस्थि मज्जा नहीं होती है, उस समय अस्थि मज्जा का विकास नहीं हुआ होता है, तो वो होगा यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर जामन प्रक्रिया के प्रथम चरण में क्या होता है? तो प्रथम चरण में बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज। सबसे पहले क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। तो देखो, प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है और किससे बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन से। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला, हिपेरिन का काम क्या होता है? तो देखो, हिपेरिन का जो काम है, कहाँ जा रहा है, हिपेरिन का काम क्या होता है कि हिपेरिन जब तक वेसल्स में ब्लड हैं तब तक उनको वह क्या, थक्का नहीं बनने देता है। और थ्रोम्बिन का क्या काम है? वह थक्का बनने देता है। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन न बने अगर, तो क्या होगा? ब्लड थक्का नहीं बनेगा। तो हिपेरिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को बनने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका का क्या कार्य है? लिम्फ का क्या कार्य है? तो लिम्फ का कार्य है अंतराली तरल को। लिम्फ का जो काम है ना, वह है कि जो भी बाहर के लिक्विड है, ठीक है, जो भी लिक्विड है उस लिक्विड को रुधिर में वापस लेकर आना, यह काम है लिम्फ का। ठीक है, ये सब यार इतने बड़े बड़े टॉपिक है ना, लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया 1 महीने में एग्जाम कराने का कि हम सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कणिका में श्वेत रुधिराणु या ग्रेन्युलोसाइट नहीं है? तो देखो, ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ये सभी तो WBC के कण है ना, लेकिन लिम्फोसाइट इसके कण नहीं है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिराणुओं के परिपक्वन हेतु आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो देखो,
एक सेकंड, लाल रुधिराणुओं के लिए जो एरिथ्रोसाइट है, उनके परिपक्वन के लिए जो पदार्थ है वह है विटामिन B12। ठीक, इसको मैंने बताया था जब अभी पिछले वाले में पेज पर बताया था मैंने। अगला, लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या निम्न वलीय घोल में रख दें तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब बाहर पानी हो अंदर किशमिश हो तो क्या होगा। मतलब पानी में अगर किशमिश रखे तो क्या होगा, फूल जाएगा ना। तो बस वही है, लाल रुधिराणुओं को अगर पानी के अंदर रख दे तो क्या होगा, फूल जाएंगे, फूलेंगे तो फूट जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रुधिर दे सकते हैं। अब हम आ गए वहां जहां से चले थे, वर्ग पर, रुधिर वर्ग। ठीक, तो ओ वर्ग के जो भी लोग हैं उनको हम कौन सा रुधिर दे सकते हैं, सिर्फ ओ का। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आरएच की बात कर देता तो हम ओ वाले को कौन सा दे सकते थे। अगर ओ पॉजिटिव है तो हम उसे ओ पॉजिटिव को ओ निगेटिव दे सकते हैं और ओ पॉजिटिव दे सकते हैं। लेकिन जब ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप हो किसी का तो हम उसे सिर्फ ओ निगेटिव ब्लड ही देंगे। ये चीज याद रखना हमेशा ही, ठीक है, सिर्फ ओ निगेटिव ही दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिर आधान में सर्वप्रापक मतलब प्राप्त करने वाला, प्रापक मतलब प्राप्त करने वाला, सर्वप्रापक किस वर्ग के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर हम टिक करते जाते हैं, देखते जाओ। तो जो ए बी वाले होते हैं वे सबका ले सकते हैं, और खास तौर पे जो ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव, वे तो किसी का भी ले सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव भी ऐसा होता तो आप आराम से कर सकते थे। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, तो ओ होते हैं, और खास तौर पे ओ निगेटिव। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, क्योंकि हमने बताया ना जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, माता पिता से मिलता है, माता पिता से मिलता है। तो ये कहाँ पे निर्भर करेगा, जीन्स पे। अगर पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतान कौन सी होगी। अब देखो, ये डोमिनेंट इसमें कोई नहीं होते, दोनों को डोमिनेंट होते हैं। को डोमिनेंट का मतलब कि दोनों मतलब एक जैसे ही हैं। तो अगर एक जैसे हैं तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अब ना कोई बड़ा ना छोटा, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। मतलब अगर किसी के पापा ए हो, मम्मी बी हो, तो उनकी संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए हो सकेगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें चारों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी रुधिर वर्ग के रोगी को किस वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दे सकते हैं। सबका दे सकते हैं यार, सर्वग्राही है यार। बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के रुधिर दे सकते हैं, तो या तो ओ का देंगे या फिर बी का देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किस वर्ग के व्यक्ति को दे सकता है, वो सिर्फ अपने आप को देगा। ठीक, तो ए बी को ए बी देता है। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन ए एवं बी हैं तो इसके सीरम में क्या होंगे। अच्छा देखो, जब एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो इसके आसपास अगर इसके दोनों के कोई भी भाई बहन आए तो क्या होगा, गले लगाएंगे ना। तो इसके लिए इनके पास इनका कोई नहीं होता है। ठीक, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। अगला, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग के का रुधिर दे सकते हैं, या तो ए का देंगे या फिर ओ का देंगे। अगला, जबकि दाता एक्स और प्रापक वाई एक ही रुधिर वर्ग के हैं तो रुधिर आधान में रुधिराणुओं का अभिश्लेषण का मतलब होता है चिपकना क्यों हो जाता है। मतलब कि अगर कोई एक्स और वाई दोनों ही अगर मान लो एक ही ग्रुप के हैं तो भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड चिपक जाता है। वो किसकी वजह से, अगर ग्राही क्या है, ग्राही निगेटिव है, आरएच निगेटिव है, और देने वाला आरएच पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दाता कौन है, अगर दाता पॉजिटिव हो और ग्राही निगेटिव हो तो अब देख लो, एक्स पॉजिटिव यहाँ पे है। दूसरा, एक्स आरएच पॉजिटिव हो और वाई आरएच निगेटिव हो तो क्या होगा, रुधिराणुओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, एक सेकंड, क्या है, रुधिर आधान के अतिरिक्त रुधिर वर्गों के अध्ययन का महत्व क्या है। रुधिर आधान के अतिरिक्त रुधिर वर्गों का अध्ययन का महत्व क्या है, विवादास्पद वल्दियत में। वल्दियत का मतलब होता है, अगर कोई ये कहे
मान लो कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है, कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, और एक व्यक्ति आया और कहा कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो अगर चेक किया गया और उसका ब्लड ग्रुप ए बी हुआ, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि कभी भी ऐसा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, उसके माता पिता में से कोई भी एक कभी भी या तो ए होगा या फिर बी होगा, कब या फिर ओ होगा, ठीक है। माता पिता की जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो ए बी या फिर ओ हो सकते हैं, कभी भी ए बी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे में पता चल जाता है कौन बोल रहा है झूठ, कौन बोल रहा है सच। ये जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं पता थी ना, उसके पहले की ये घटना है, मतलब पहले ऐसा पता कर सकते थे इजिली। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती है? तो एंटीजन के आधार पे ही तो नाम रखा गया है ना ब्लड ग्रुप का, तो ए बी किस में होंगे? ए बी में होंगे। ओ वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किस वर्ग के व्यक्ति को दे सकते हैं? तो ओ वर्ग का व्यक्ति है और उसका ब्लड ग्रुप तो सबको दे सकते हैं ना, तो सबको देंगे भाई। ओ वर्ग की माता के गर्भ में बच्चा मर सकता है यदि बच्चे का वर्ग है। तो भाई अगर ओ वर्ग की माता है, ठीक है, और उसका जो अगर मतलब उसकी डेथ कैसे हो सकती है, तो देखो यह तभी कंडीशन हो सकता है कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव की जब बात होती है ना, तभी यह ऐसे केसेज आते हैं कि अगर बच्चा मतलब कि पॉजिटिव हो, मतलब बच्चा अगर पॉजिटिव हो मां निगेटिव हो, तभी ऐसा कुछ होता है, उसके सिवा वर्ग से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी, कहाँ जा रहे हैं हम, ए और बी नामक एल्गुटिनोजेंस का मतलब होता है एंटीजन, ठीक, किसमें होती है या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो जब भी ये एग्लूटिनोजेंस की बात करें ना, तो ये मान लो कि एंटीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए एवं बी नामक ये जो एंटीजेंस किस में होती है? होती है लाल रुधिराणुओं में, जाहिर सी बात है ना। अगर रुधिर में क्या होती है? एंटीजन होते हैं, और एंटीबॉडी किस में होती है? प्लाज्मा में होती है। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किसने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। ए बी ओ रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर ही थे। गलत रुधिर आदान में अभिश्लेषण हो जाता है, किसका? जो देगा उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेने वाले को होगा ना, तो प्रापक के लाल रुधिराणुओं का। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें उपस्थित क्या होते हैं? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। एंटी सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी ओ एग्लूटिनोजेंस किस रुधिर वर्ग में नहीं बनते? ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें ए बी ओ एंटी एग्लूटिनोजेंस मतलब एंटीजन नहीं बनते हैं, और कौन सा है? ठीक है, तो देखो जो ब्लड ग्रुप ओ या 0 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यार बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना। यदि ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर आदान में बी वर्ग के रुधिर का रुधिर चढ़ा दे तो क्या होगा? ए वाले को बी का रुधिर चढ़ा दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर जाएगा। प्रापक के रुधिर में दाता के लाल रुधिराणु का अभिश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग के व्यक्ति, ठीक, सर्वदाता के रुधिर में रुधिर वर्गों के संबंधित कौन से पदार्थ नहीं होते हैं? तो उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी और रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होती है? तो देखो क्या होते हैं, जो एलील्स होते हैं ना, अब एलील्स अगर 2 हों तो उसे क्या बोलेंगे? एक गुण एलीलवाद, द्विगुण एलीलवाद। जब कई गुण के हो जाते हैं, जैसे ए बी, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, 3 अलग अलग हो गए ना, तो उनको कहते हैं बहुगुण एलीलवाद, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में क्या होता है? तो ए बी वाले में एंटीजन ए होता है, बी होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है,
बहन 60 का 1। अगला क्वेश्चन, ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी होता ही नहीं, एंटीजन होता ही नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं होता। रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो यह संबंध होता है लाल रुधिराणुओं पर। रुधिर जो वर्ग होता है उनका संबंध लाल रुधिराणुओं की मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन होते हैं उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है ना। तो यहाँ पर याद रखना लाल रुधिराणु की कला से संबंधित है। एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, इसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो पिता का जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो देखो जब ओ होता है ना, ओ तभी होगा कि जब पिता का जो रुधिर वर्ग है, ठीक है, जो पिता का रुधिर वर्ग है उसमें उनके जो पिता का रुधिर वर्ग होगा तो उनकी वजह से कुछ चेंजिंग तो होगी ना पिता के में। एक तो दोनों अगर प्योर होंगे, अगर ए है मतलब दोनों में ए होगा या दोनों में बी होगा, तो कभी भी ओ ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक, तो इसका आंसर होगा कि इनका पिता का जो वर्ग ग्रुप है ना उसमें एक तो जो जीनोटाइप है वह यह है, एक तो IB है और मतलब एक है IO, मतलब कि एक क्या है, एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। ठीक, तो ये होगा। अगर बी होता ना तो इसका मतलब कि ये डोमिनेंट होता, तो जो बेबी होता वह उसमें ओ ग्रुप कभी नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, पुरुष ए रुधिर वक्ता माता ए भी रुधिर वर्ग की है, तो किस वर्ग की संतान से पता चलेगा कि पुरुष विषम युग्मकी है? अगर उनका ओ हो जाए, ठीक है, विषम युग्मकी तभी होगा अगर मान लो पुरुष ए वर्ग का है और माता क्या है, ए बी वर्ग की है। तो क्या होगा कि अगर किस वर्ग से पता चलेगा कि पुरुष विषम युग्मकी है? देखो अगर माँ हो गई ए बी, यहाँ पर देखो इसको एक पूरा ही चैप्टर है यार, क्या करें इसको हम इतनी जल्दी कैसे बताएं। ए बी है, ठीक, माँ हो गई ए बी, ठीक, तो इसमें एक में ए होगा और एक में क्या होगा, बी होगा। आई ए, ऐसे समझो, आई ए और आई बी, ये जीन्स को शो कर रहा है ना, तो ए आई बी हो गया। अब बच्चा क्या है, पुरुष ए वर्ग माता ए बी वर्ग की, किस वर्ग की संतान से पता चलेगा पुरुष विषम युग्मकी है? अगर बच्चा विषम युग्मकी है मतलब पुरुष किस वर्ग से पता चलेगा, तो मतलब बच्चे का ग्रुप क्या हो कि पता चले कि पुरुष विषम युग्मकी है। अब यहाँ पर जो पुरुष है वहां पर अगर ए हो, ठीक है, या बी हो, ठीक, अगर यहाँ पर दोनों में ए होगा तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके बनेंगे कि जो बच्चा होगा वो ए ग्रुप का होगा, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पे भी है, तो बच्चा कहाँ से होगा, ए ग्रुप का होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बी हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो, ठीक है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर बी होता है तो उससे पता चलता है कि जो पिता है ना वह विषम युग्मकी है, मतलब उसका जो ब्लड है ना उसके जो युग्मक है वह ए और बी दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किसी भी अन्य वर्ग का रुधिर चढ़ा सकते हैं क्योंकि इस वर्ग के रुधिर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक बी रुधिर वर्ग के पुरुष का विवाह ए रुधिर वर्ग की स्त्री से होता है, तो उसकी पहली संतान बी रुधिर वर्ग की है, संतान का जीन रूप क्या होगा? पिता है बी, माता है ए, ठीक है, ए है और ए बी है और बच्चा जो है वह बी है। इसका मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वह क्या है, बी का है, बी डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जब बी डोमिनेंट कैरेक्टर है इसका मतलब जो जीन रूप होगा उसका वह क्या होगा, कभी भी प्योर तो होगा नहीं, ए बी है और ए है तो प्योर नहीं हो सकता, तो इसका क्या होगा, बी और ओ हो सकता है, ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बच्चे का रुधिर वर्ग ओ है तो कौन से सेट में माता पिता नहीं हो सकते? देखो यदि बच्चे का रुधिर वर्ग है ओ,
तो माता पिता का क्या हो सकता है, या तो ए होगा, बी होगा, ठीक है, ए बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है, यही होगा तो वो बच्चा आएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही ग्रुप के हों। अगर माँ और पापा दोनों ही ए ग्रुप के होंगे तो बेबी ओ ग्रुप का नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई डिफरेंस तो होना चाहिए तभी ओ ग्रुप आएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी ओ रुधिर वर्ग के संदर्भ में सभी वर्गों के प्ररूप अधिक संख्य होते हैं क्योंकि इस प्ररूपों का निर्धारण होता है 3 एलीलों द्वारा, जिनमें से 2 सह प्रभावी और 1 सुप्त होता है, ठीक। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, 3 एलीलों द्वारा। इसलिए तो इसको बहु एलीलवाद कहते हैं क्योंकि 2 से ज्यादा एलील है ना, तो 3 एलील होता है जिसमें से 2 सप्रभावी होते हैं, ए और बी सप्रभावी होता है और ओ जो होता है वो सुप्त होता है। मानव में कभी कभी युग्म जनन में लिंग गुणसूत्र परस्पर पृथक नहीं हो पाते, या तो कुछ और है या दूसरा कुछ है, लेकिन देख लो इसको भी संबंधित है इसी चैप्टर से था तो मैंने ले लिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मानव में कभी कभी युग्म जनन में लिंग गुणसूत्र परस्पर पृथक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर पृथक नहीं हो पाते हैं तो जिससे गुणसूत्र संख्या 45, 47 या 48 हो जाती है, ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सा जीन रूप और दृश्य रूप सही है। तो देखो 45, 47 या 48 कुछ भी होगी, तो पहली बात तो कि 22 जोड़ी जो होंगे वह तो ऐसा सही होंगे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो ऐसे गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र की बात कर रहे हैं ना, तो लिंग गुणसूत्र की बात जब करेगा तो जाहिर सी बात है कि 22 वाले तो जो होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, ठीक। तो 22 जोड़ी तो ऐसा सच रहेगा। उसके बाद जो बढ़ता है, ठीक है, कौन सा दृश्य रूप होता है, तो जो दृश्य रूप होता है वह होता है एक्स, ठीक। अगर जब कभी बढ़ जाए ना तो यही होता है एक्स एक्स वाई, ठीक, यही होता है। और यह एक डिजीज का नाम भी है, याद रखना, और उस डिजीज का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ये कोई डिजीज है, याद रखना इसको, आप मुझे बता सकते हो इस डिजीज का नाम, बाकी सब तो बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन, RH तत्व का संबंध इनमें से किससे है। मानव की रुधिर वर्ग से है, जाहिर सी बात है, और रुधिर के मतलब रुधिर वर्ग में रुधिर के जमाने से है। अगर यह RH तत्व इसमें अगर किसी में नहीं हो, अगर उसमें जुड़ जाए तो क्या होता है, रुधिर जम जाता है, ठीक है। तो यह रुधिर वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान के अनुसार कौन सा विवाह संबंध अनुपयुक्त या गलत होगा, जिसमें से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होने की संभावना है। पुरुष अगर पॉजिटिव हो, महिला अगर निगेटिव है, तो यह बायोलॉजी इस विवाह को कभी भी अनुमति नहीं देता था जब तक कि दवाई नहीं बनी थी, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1। डाउन सिंड्रोम किसके बजाय होती है, अरे ये तो आंसर यही मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 46। अगर गुणसूत्र बढ़ जाए, ठीक, तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। और कितने बढ़ेंगे, क्या होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रही हूँ क्योंकि लास्ट में पिछला वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। बस इतना जान लो कि एक बढ़ जाता है, अब कितना होगा ये तुम लोग जाना, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन, मंगोलिक जड़ता डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है, यही क्वेश्चन कितनी बार आएगा, तो ये वाला है, लिंग संलग्न है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। अरे यार ये चीज कितनी बार आएगी, हम नहीं बताएंगे, इसको भी नहीं बताएंगे, मतलब एक हिंट दिया, 2 हिंट दिया, अब कितने हिंट दें, नहीं ये आप बताओगे मुझे। अगला क्वेश्चन, RH तत्व को यह नाम किसके आधार पर दिया जाता है, तो रेसस बंदर के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व पाया जाता है, तो 95 या 97 होता है, 97 वैसे होता है इसका। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का रोग किसके कारण होता है, तो यह होता है लाल रुधिराणुओं के अभिश्लेषण के कारण,
ठीक है। अगला, अरे खत्म हो गया, वाह, हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आप प्लीज मुझे उसे जरूर बताना, उसके बारे में डिटेल बता सकते हो तो और भी अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।